नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया था लास्ट क्लास में कि अब आप लोगों की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की और इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है मई में। तो कोशिश ये रहेगी कि इन क्लासेस के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस सेट भी प्रारंभ कर दिए जाए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वनडे हो चाहे सिविल हो, किसी का भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1857 की जब हम लोग क्रांति की बात करते हैं तो माइंड मेकअप अपना सेट कर लीजिएगा कि जब भी हम ये वर्ड आता है 1857 की, तो दो वर्ड हमारे माइंड में सेट होते हैं कि आखिर क्रांति किसे कहते हैं। जो क्रांति है और आंदोलन, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन या रिवोल्ट की बात जब हम लोग करते हैं तो वहां पर हम लोगों के दिमाग में आता है कि क्रांति और आंदोलन में डिफरेंसेस क्या है। देखो, क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये समझिएगा कि यहां पर क्या होता है, पुरानी सत्ता के स्थान पे नई सत्ता की स्थापना होती है। क्या होती है? पुरानी सत्ता के स्थान पे नवीन सत्ता की स्थापना। पॉइंट लिख लीजिएगा, पुरानी शासन व्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था के स्थान पर नवीन शासन व्यवस्था व्यवस्था स्थापित होना। यह है आपकी क्रांति का मतलब। अब एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें कि पुरानी शासन व्यवस्था की, मैंने आप लोगों के सामने बात कही कि पुरानी शासन व्यवस्था के स्थान पर नई शासन व्यवस्था कैसे। नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आएगा कि कैसे सर, ये कैसे संभव हो सकता है कि पुरानी शासन व्यवस्था की जगह पर नवीन शासन व्यवस्था। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो इसे। 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति से पूर्व अगर हम लोग भारत में शासन देखें, ये यहां पर कौन गवर्निंग बॉडी में था 1857 से पहले, अगर हम लोग बात करें, 1857 की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर गवर्निंग बॉडी में कौन था तो आप लोगों को पता चल जाएगा यहां पर कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस रिवोल्ट के बाद, इस क्रांति के बाद यदि हम लोग बात करें तो भारत में किसका शासन हो जाता है? महारानी का शासन हो जाता है। शासन मतलब अब इंडिया को क्राउन गवर्न करेगा, ना कि एक कंपनी गवर्न करेगी। तो यहां पर क्या हुआ, जो पुरानी सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुरानी थी, और यहां पर नई सत्ता जो परिवर्तित तो हो रही है वो किसका हो रहा है, वो क्राउन आ रहा है। मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्पष्ट रूप से क्या हुआ कि पुरानी सत्ता के स्थान पर नई सत्ता की स्थापना ही क्रांति कहलाती है। पहला, ठीक, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर हुआ। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो क्रांति कभी संगठित रूप नहीं होती, क्रांति सदैव असंगठित होती है। रिवोल्ट जो होगा वो क्या होगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड। रिवोल्ट जो होता है वो नॉन ऑर्गेनाइज्ड, असंगठित होता है।
ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड होता है। और जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो हम शासन से अपनी मांग की बात करते हैं। क्या करते हैं? जब भी आंदोलन करते हैं तो हम लोग किसके, सबसे पहला आंदोलन की जब बात करेंगे तो हम लोग रिवोल्ट में जब आते हैं वहां पर क्या है, और रेवोल्यूशन में जब आते हैं तो रेवोल्यूशन में हम लोग क्या होते हैं, संगठित, ऑर्गेनाइज होते हैं सबसे पहले। ठीक, सबसे पहला काम क्या होगा, रिवोल्ट जब भी होगा, रेवोल्यूशन जब भी होगा, ठीक, आंदोलन जब भी होंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां सबसे पहले आंदोलन होने से पहले हम लोग कलेक्ट होते हैं, संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और फिर किसके विरोध में ये आंदोलन होता है, ये शासन के, ये किसके विरोध में होता है, शासन के। विरोध में। अब शासन के किन कृत्यों के विरोध में, अन्याय एवं शोषण के विरोध में ही तो जाएंगे। के विरोध में, है ना, यहां पर अन्याय या शोषण के विरोध में जाएंगे, कॉमन सी बात है ना। अब देखो यहां पर ये समझो, शासन के विरोध में आप जा रहे हो, यहां पर आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। जब भी आंदोलन की बात की जाती है वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्रांति में क्या होता है, क्रांति में सत्ता परिवर्तित होती है। होती है, जो एम्परर होगा वो भी चेंज होगा, जो प्रधानमंत्री होगा वो भी चेंज होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो भी चेंज होगा जब आपका रिवोल्ट की बात करें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, बहुत से इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं निकाल रही, तो इसका मतलब क्या है, आप गवर्नमेंट के विरोध में आंदोलन करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति आंदोलन करेगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, तो वहां पर समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेकिन वही चीज जब आपकी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी तो यहां पर ये समझो कि जब वो चीज ऑर्गेनाइज्ड वे पे काम करेगी, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था रेलवे में ऑर्गेनाइज्ड छात्र हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1-2 लाख छात्र पटना पहुंच गए, बिहार पहुंच गए। ठीक, उन्होंने क्या कर दिया, स्टेशन में जाकर खूब बवाल काटा, तो वो क्या था, वो ऑर्गेनाइज्ड था, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं था। यहां पर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। मैं ये दोनों अंतर इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों को पहले तो क्रांति और आंदोलन में जो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग कहते हैं 1857 की क्रांति हुई है हमारे देश में। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं ये क्रांति नहीं भैया, ये आंदोलन था। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। अब हम लोगों को उन सब की बातों को स्पष्ट रूप से समझते हुए देखना है कि भैया ये क्रांति थी या आंदोलन था। अब जब हम 1857 की क्रांति, रिवोल्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर ये समझिएगा कि 1857 को हम लोग कैसे समझेंगे, किस किस पॉइंट में समझते हुए चलेंगे। पूर्व के कारण, दूसरा क्या है, तात्कालिक कारण क्या हुआ था, उस समय ऑन द टाइम क्या घटना घटी जिसके कारण ये क्रांति आप लोगों के सामने है। तीसरा पॉइंट, नेतृत्व करता,
कर्ता, जो आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर क्षेत्र के बारे में आएगा प्रश्न आप लोगों से, क्षेत्र। फिर इसके बाद परिणाम, फिर इसके बाद परिणाम क्या हुआ। एक पॉइंट और इसमें अगर आप लोग मेंशन करना चाहें अलग से तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज समर्थक राज्य एवं राजा, अर्थात किसने अंग्रेजों का समर्थन किया था इस क्रांति। तो सबसे पहला है पूर्व के कारण, ठीक है। 1857 की क्रांति के पूर्व के कारण क्या है उनको पहले हम लोग समझे, तो वहीं से इस क्रांति की कहानी समझ में आएगी कि कैसे ये क्रांति पूरी तरह से आपकी चली थी और किस आधार पर यह आगे बढ़ी। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर ले। एक तो अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश के पूर्व के कारण होंगे। अगर हम यहां पर आए तो 1857 की क्रांति के कारण आएंगे, और कारण को भी हम दो भागों में डिवाइड करें। एक तो पूर्व के कारण, और दूसरा कारण में अगर आप देखेंगे तो तात्कालिक कारण। तात्कालिक रीजन, रिसेंटली कौन सी ऐसी घटना हुई जिससे ये क्रांति की तरफ हम लोग बढ़ते, इन चीजों को हम लोगों को समझ। अब पूर्व के कारण की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, सामाजिक धार्मिक कारण होगा। सबसे पहले सामाजिक धार्मिक कारण आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक कारण आएगा। राजनीतिक कारण आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की आगे आधार अगर बनाते हुए चले तो राजनीतिक के बाद क्या आएगा, आर्थिक आ जाएगा। राजनीतिक के बाद क्या आ जाएगा, आर्थिक। आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, ये तो रहे आपके पहले के। अब दूसरा पॉइंट आता है तात्कालिक कारण। तो चर्बी लगे कारतूस का उपयोग, पहला पॉइंट। जो पहले आपकी ब्राउन राइफल होती थी, पहले ब्राउन बेस जो आप लोगों की राइफल थी, बंदूक थी, उसके स्थान पर आप लोगों के बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का उपयोग अब देखिए, ये चर्बी लगे कारतूस की कहानी कुछ एक ऐसी चली कि लोगों ने क्या कहा कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। गाय सुअर की चर्बी लगी हुई है। चर्बी
जो कॉक थी उस कॉक को कट करके आपको राइफल में भरना होता। तो कॉमन सी बात है, यहां पर ये जो तात्कालिक कारण बना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है, ये जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे, गाय सुअर की चर्बी तो आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत बार, लेकिन अब आप लोगों को यह भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब जो है डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पे ही बात नहीं होती है, एनालिटिकल व्यूज भी होते हैं, तो वहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे। अब देखो, एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है सामाजिक एवं धार्मिक कारण एवं धार्मिक कारण। पहला पॉइंट, अगर हम सामाजिक एवं धार्मिक कारण की बात करें तो भारत में ऐसा कौन सा काम था जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था? तो आप लोगों को पता है कि 18 सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1829 ईस्वी में, ये सभी को पता है। ठीक, विलियम बेंटिंक थे और राजा राम मोहन राय का, मैं इसको जब पढ़ाऊंगा वहां पर तब मैं ये बताऊंगा, यहां पर किसके शासनकाल में? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किसके कारण किया गया, किसने सहयोग किया था इसमें? तो राजा राम मोहन राय ने इसमें सपोर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहां पर अगर इस एक्ट की बात करा जाए तो यहां पर विलियम बेंटिंक गवर्नर थे जिसके शासनकाल में यह खत्म किया गया। किसके कहने पे और किसके सहयोग पे ये कुप्रथा थी? तो ये राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया गया। अब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध क्यों किया था? क्योंकि जब इनके भाई साहब एक्सपायर हो गए तो इनकी भाभी को क्या किया जा रहा था? सती किया जा रहा था, तो उसके विरोध में इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। तो ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट आप लोगों को, कि यहां पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना था, हम लोग सती होने को बड़ा सौभाग्य समझते हैं। उस टाइम पे सती होने को सौभाग्य समझा जाता है। आजकल की लड़के खाना न दे सती तो बहुत दूर की बात है। ठीक, अब चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह पर रोक, ये भी कब हुआ? 1892 में ही ये घटना भी घटी। अब बाल विवाह पर रोक लगाने का मतलब क्या हो गया? मतलब उस समय की जो सामाजिक ताना बाना था, वहां पर क्या होता था, जैसे ही लड़की का पीरियड शुरू हो जाता था वैसे ही उसकी शादी कर दो, या उसके 5 साल 7 साल 9 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। उसे क्या कहा जाता था? बाल विवाह। ठीक, तो ये भी, इस पे भी विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई कि नहीं ये गलत है। इसमें क्या होता था, कई लड़कियां मर जाती थी विवाह के बाद, क्योंकि वो अपने आप को सेक्सुअली फिट नहीं थी। और क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं तो वहां पर समस्याएं क्रिएट होती थी, लड़कियां मर जाती थी। तो इसको, ये भी एक कुप्रथा थी, इसको भी रोक लगाई गई कि नहीं भाई ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा, अपने यहां विधवा विवाह का कल्चर नहीं था। ठीक, तो यहां पर क्या किया गया? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विवाह अधिनियम, अधिनियम लाया गया।
ठीक, अब इस अधिनियम को तो बहुत लास्ट में लेके आए थे ये 1856 में। अब जब ये अधिनियम आया तो यहां पर ये कहा जाने लगा कि भैया विधवा विवाह कर सकती हैं, दूसरा विवाह हो सकता है, अब वैलिड माना जाएगा, ये कानूनी रूप से सही मान लिया गया। तो ये भी आ गया कि चलो भाई ये भी सामाजिक ताने बाने को नुकसान देने वाला। दूसरा चीज ये हुआ, इस टाइम तक जो ईसाई मिशनरी थे वो क्या करने लगे, जो निचले वर्ग के लोग थे उनका धर्मांतरण करने लगे, धर्म परिवर्तन। ईसाई मिशनरी निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तित करवाने लगे। ठीक, अब यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा तो भी हमारे समाज में हस्तक्षेप हो रहा। अब उनको धर्म परिवर्तन कैसे करवाया जाता था, विभिन्न प्रकार का लालच देके कि भैया आपको हम घर दे देंगे, मकान दे देंगे, शादी करवा देंगे, पैसा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, अच्छा ओहदा दे देंगे। तो लोग प्रलोभन में भी धर्मांतरण हो रहा था वहां पर। ठीक, इसी के साथ साथ सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये भी एक कांड हो गया। उसी समय 1857 से पूर्व की घटनाएं हैं ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं अगर हम भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि वो क्या था, रूढ़िवादी परंपराओं में घिरा हुआ, तो भाई सबसे पहले आपने उनकी सती प्रथा बंद की, गलत है। किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, अगर हम जान दे नहीं सकते हैं तो जान लेने का भी अधिकार नहीं, कॉमन सी बात है यहाँ पर। ठीक, लेकिन ये क्या थी, देवी देवताओं की तरह आप अपने पति के साथ सती हो जाएंगे तो आप महान देवी बन जाएंगी, ये बन जाएंगी, वो बन जाएंगी, ऐसा माना जाता था उस टाइम पे। तो पहली प्रथा क्या की, विलियम बेंटिंक ने बंद की। फिर उसने चाइल्ड वाली मैरिज जो थी वो भी स्टॉप की कि भैया ये बच्चों वाली शादी नहीं हो सकती है। ठीक, अभी आपको इसी पूरी स्टोरी में चाइल्ड मैरिज भी दिखेगी। हिंदू पुनर्विवाह, जो विधवा हो गई वो पूरे जीवन काल, अब कोई लड़की है उसका पति 12 साल 13 साल की एज में ही उसके एक्सपायर कर गया, अब वो पूरे 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जितना उसका जीवन काल है 100 वर्ष तक वो कैसे रहेगी, अकेले रहेगी, वो विवाह नहीं कर सकती है। तो ये भी एक सामाजिक कुरीति थी और उन कुरीतियों को यहां पर समाज से हटाया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा। लेकिन अब कहानी क्या हुई कि इसको भारतीयों ने क्या कहा कि हमारे समाज में यह हस्तक्षेप हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। क्लियर पॉइंट है भाई, उनके अकॉर्डिंग ये निश्चित रूप से सामाजिक हस्तक्षेप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट था सामाजिक, हो गया राजनीतिक रूप से बात। राजनीतिक कारण, हड़प नीति, या इसी को आप लोग क्या कहते हैं, व्यापगत सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी वर्ड यूज किया जाता है। अर्थात आपकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा, यदि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है तो आपसे अब ये संपत्ति
किसकी हो गई? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो जाएगी। आपने यदि किसी बच्चे को गोद लिया है, हम उसे वैलिड नहीं मानेंगे। तो ये हड़पने की, राज्यों को हड़पने की नीति एक बनाई। ये किसने बनाई थी? डलहौजी ने। याद रखिएगा, ये किसने बनाई? डलहौजी ने। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जमींदारों की भूमि, इन्होंने क्या की? जमींदारी समाप्त की। जमींदारों की भूमि, सूर्य अस्त कानून के द्वारा छीनी गई। ये राजनीतिक कारण है भाई इनके। ठीक, अब ये किस सन में ये आपके सनसेट वाला जो लॉ आया था, वो कब आया था? 1794 ईस्वी। किस सन में था? 1794 में। और इस समय ये जो जमींदारी व्यवस्था आई थी, कौन कौन सी व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त थी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। परमानेंट सेटलमेंट की भी बात यहां पर भी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक, और ये कौन लेके आए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से। ये कॉर्नवालिस लाए थे। ये गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे उस समय। ठीक, कॉर्नवालिस। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट तो आ ही रहे हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने और क्या किया था? राजाओं को बच्चे गोद लेने के लिए मना कर दिया था। नेक्स्ट, राज्यों में क्या किया था? राज्यों में ब्रिटिश सूबेदार नियुक्त कर दिए गए थे। ब्रिटिश सूबेदार नियुक्त कर दिए गए थे। इस टाइम पे क्या कर दिया गया? ब्रिटिश सूबेदार नियुक्त कर दिए गए थे कि भाई अगर कोई भी आपने बदतमीजी करने की कोशिश की तो ये हमारा एक व्यक्ति यहां अपॉइंट रहेगा और ये व्यक्ति आप पे पैनी नजर रखेगा, और जब पैनी नजर रखेगा तो निश्चित रूप से आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो ये तो इसके राजनीतिक कारण थे। नेक्स्ट, आर्थिक कारण की बात करें। आर्थिक कारण में क्या था कि राजाओं की पेंशन आदि ये लोग क्या करने लगे थे? बंद करने लगे थे। राजाओं की पेंशन बंद कर रहे थे, उनके दत्तक पुत्रों की पेंशन बंद कर दी गई थी। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण पहला, पेंशन समाप्त करने लगे थे करना। दूसरा, भारतीय व्यापारियों पर अत्यधिक टैक्स लगाना। और टैक्स लगाना, सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना, कच्चा माल खरीदना, और क्या था?
महंगे दामों में अपने यहां से बनी हुई वस्तुओं को बेचना, बेचना। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कारोबार को बर्बाद करना, भारतीय शिल्पकारी को बर्बाद करना। बर्बाद करना, ये सब और भी इसमें एक्स्ट्रा रीजन आ सकते हैं, जितना आप लोग सोच सकते हो कि इतनी चीजें ये लोग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल प्रांत में हम लोगों की शिल्पकारी का पूरा कार्यक्रम चलता था, जो पे हम लोगों को क्या था, पूरे विश्व में लोग कहते थे कि भारतीय कपड़े का ऐसा कपड़ा होता है कि उसे एक रिंग से भी निकाला जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता था। उसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, आर्थिक कारण में। ठीक, अब प्रशासनिक कारण की जब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो वो भी अब आप लोगों को समझना होगा। ठीक, कि प्रशासनिक कारण क्या क्या थे। ये लेक्चर नंबर 1 है और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी वो टेलीग्राम में आप लोगों को उपलब्ध हो जाती। आप लोग यहाँ पर मैसेज करते रहते हो, मैं कई बार मैसेज देखता हूँ, नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा आप लोगों को पढ़ाने में रहता कि कितना सहज और सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊं, जिससे आप लोगों को चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक, तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर भी है और वहीं पर टेलीग्राम का नंबर भी, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण की बात करते हैं हम। अब प्रशासनिक कारण में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला प्रशासनिक कारण सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, अधिनियम इसमें भी परिवर्तन किया गया। जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम था उसमें परिवर्तन किया गया 1856, और इसमें क्या था, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा जहां पर भी आपको भेजने के लिए होगी हम वहां आपको भेजेंगे, और आप ये रिटर्न में लिखिए कि हमें कहीं पर भी कंपनी के कार्य से भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से हम वहां पर जाएंगे, किसी भी प्रकार का आप विरोध दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन उस समय क्या था कि यदि हमने समुद्र पार कर लिया, क्योंकि भारत की कंडीशन अगर देखिए, भारत की सिचुएशन, तो भारत कुछ आपका ऐसा है, तो यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी सभी लोगों को, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर है, अरब सी। ठीक, यहां पर आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, महासागर, और इनका शासन कहां था, इनका शासन जावा सुमात्रा तक भी था। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, नेशिया। नेक्स्ट पॉइंट, इधर अफ्रीका भी था, अफ्रीका। तो इनका एक स्टेटमेंट था कि भैया आपको अफ्रीका भी भेज सकते हैं,
आपको इंडोनेशिया भी भेज सकते हैं, या हमारे जितने उपनिवेशिक क्षेत्र हैं वहां पर हम आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं, आप लोग ये लिखित दे दीजिए। तो यहां पर पहले का टाइम क्या था कि आपने यदि समुद्र पार कर लिया तो क्या हो जाता था, आपका धर्म नष्ट हो जाता था। ये हमारे पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी, अब तो हम लोग खूब निकलते रहते हैं, पहले की, कि अगर आपने समुद्र पार कर लिया मतलब आप धार्मिक नहीं रह गए, आप हिंदू नहीं रह गए, मुस्लिम नहीं रह गए, सिख नहीं रह गए, ईसाई नहीं रह गए। जैसे आप लोगों ने मूवी आई होगी, मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की, वो क्या नाम था उसका, रंगीला या कुछ ऐसी मूवी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, जिसमें सरदार लोग पूरे कुनबे को बचाते हैं उस मूवी में। तो आप लोग उसको देखिएगा, उसमें दिखाया जाता है कि जब लोग क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं, समुद्र पार कर जाते हैं, तो सामाजिक रूप से उन्हें क्या किया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। और जब सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देंगे, मतलब ना आपसे आपका परिवार मतलब रखेगा, ना समाज मतलब रखेगा, तो एक समय ऐसी क्या स्थिति आ जाएगी, आप कुंठित हो जाएंगे, है ना। तो आप ऐसा काम क्यों करेंगे, कॉमन सी ट्रेंड है। तो जो चीजें हम लोगों के यहाँ हम लोग देखते आ रहे हैं, चीजें समझते आ रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा सा है कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जो एक्ट आया 1856 में, उसमें सीधा सा एक्ट था कि आपको लिखित देना पड़ेगा कि अगर ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको कहीं पर भी भेजती है, मतलब भारत के अलावा भी कहीं भेज रहे हैं, तो भी आप लोग जाने के लिए बाध्य हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रशासनिक स्तर पर एक दूसरी चीज भी आई, वो भी जानो आप लोग। दूसरा आया डाक अधिनियम। अधिनियम 1854 ईस्वी में। अब इसमें क्या था, इसमें पहले क्या था, डाक की व्यवस्था में कि जो ब्रिटिश कंपनी में सैनिक हुआ करते थे, उनसे डाक का जब वो अपने लेटर्स घर में पोस्ट करते थे तो उनसे पैसा चार्ज नहीं होता था। बट इस नेक्स्ट डाक अधिनियम के बाद जो पोस्टल एक्ट आया आपका, उस पोस्टल एक्ट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो भी सैनिक भी अगर आप लोग लेटर भेजेंगे तो आपको लेटर की कॉस्ट देनी पड़ेगी। इससे भी एक रोष था हमारे यहाँ, यह भी एक कारण बना कि भैया अब पहले एक तो भारतीय सैनिकों की पेमेंट कम होने के साथ साथ ये नए नए बवाल आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्या हुआ, इन सारी समस्याओं को भारतीय सैनिक झेल रहे थे। इन सारी चीजों को लगातार वो झेलते 1857 तक ऊब गए थे। जैसे कि मैंने कहा ना कि आदमी जब ऊब जाता है तभी कोई निर्णय लेता है। और जब यहां पर आपकी जो ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह क्या आ गई, इनफील्ड राइफल लाई गई। उस इनफील्ड राइफल के आते ही जैसे ही ये बात बढ़ी कि इसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगी हुई है, तो निश्चित रूप से इसका विरोध होना भी लाजमी था कि भैया ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो रही है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक एक पॉइंट पे चीजें बढ़ने की बात होगी। तो यहां पर हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें आई तो भाई कहने लगे कि अब तो नहीं रुका जाएगा, भाई ये बहुत अति हो चुकी है। अब सुअर और गाय का क्योंकि मामला क्या था, धार्मिक मामला था, एजेंडा क्या था पूरा, अगर हम लोग देखें तो यहां एजेंडा धर्म से था। जैसे कि हिंदुओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हैं हिंदू गाय को मानते हैं, और मुस्लिम्स जो होते हैं मुस्लिम वो क्या कहते हैं, सुअर को अपवित्र मानते हैं। ठीक,
तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का धार्मिक मामला था। और बात क्या उठ गई इस धार्मिक मामले में कि गाय और सुअर के चर्बी लगे कारतूसों को आपको काट के फिर उसे आपको फिलअप करना है। ठीक, तो नॉर्मल सी बात है, दोनों में से कोई नहीं करेंगे। तो सबसे पहली कहानी जो शुरुआत होती है वो पहली शुरुआत जो होती है वो सैनिक आंदोलन से शुरू होता है। ये सैनिक विरोध से विद्रोह प्रारंभ होता है। क्लियर? अब सैनिक विद्रोह से कैसे, आप समझो। तो सबसे पहले अगर विद्रोह किसी ने किया था तो वो कौन लोग थे? यहां पर आपका उड़ीसा है। यहां पर सबसे पहला विरोध किया गया था बहरामपुर पे। कहां पर? उड़ीसा के बहरामपुर पर। ठीक है, पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। बहरामपुर में सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह किया था। यहां पर सैनिक विद्रोह है। ठीक, अभी आम जनता का विद्रोह नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने कहा सैनिक विद्रोह। तो सबसे पहले बहरामपुर, और किस कंपनी ने किया था? तो 19th नेटिव इन्फेंट्री ने इसका क्या किया? विरोध किया। और किस डेट पे किया? यह महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी चीज है। ये चीजें याद रखिएगा कि किस डेट पे किया। तो ये 26 फरवरी 1857 ईस्वी में सबसे पहले बहरामपुर में आपका विरोध किया गया। और जब इस 29वीं बटालियन ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने, और इन्होंने विरोध करके क्या बोला कि हम इनफील्ड राइफल यूज नहीं करेंगे। क्या थी? इनफील्ड राइफल के यूज करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इस 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया और इन सभी को सजा दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है जो बैरकपुर छावनी की घटना है, सभी को याद होगा। बैरकपुर, ये बैरकपुर वर्तमान समय में आपके पश्चिम बंगाल में है। नोट रखिएगा कि ये आपके वेस्ट बंगाल में है आपका बैरकपुर। आप मेरठ मत पहुंचा करिए, ठीक है? तो ये भी याद रखना। यहां पर बैरकपुर छावनी में अगर हम लोग बात करें तो ये 24वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। यहां पर इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक हुआ करते थे वो यहां पर 34वीं बटालियन थी। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर 34वीं बटालियन थी। और यहां जब फरवरी में कहां पर हुआ था? आपके 26 फरवरी को आपका बलरामपुर में हुआ था। इसी के जस्ट बाद यहां पर होता है 29 मार्च 1857 को विरोध होता है आपके नई इनफील्ड राइफल का। और यहां पर भी लोग मना कर देते हैं कि नहीं भैया, हम नहीं यूज करेंगे इसको।
ठीक, तो जब नहीं यूज करेंगे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अब इसे भी भंग कर दिया। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने इसे भंग किया। दूसरी पॉइंट यहां पर आया, इसका विरोध किया मंगल पांडे ने। पांडे जी ने इसका विरोध किया, और इन्होंने विरोध ही नहीं किया, दो अधिकारियों को भी टपका दिया इनके। ठीक, किसको? लेफ्टिनेंट बाघ को और मेजर सार्जेंट को, दोनों को निपटा दिया। अब कई बुक्स में आप यहां पर देखते होंगे एजुडेट वर्ड आप लोगों को मिलता होगा कि मंगल पांडे ने एजुडेट को मारा। तो एजुडेट भी सही है और ये दोनों भी नाम भी सही है, याद रखिएगा। इसके विरोध में क्या किया गया? जब मंगल पांडे ने इन दोनों को मारा तो इसका विरोध देखा गया कि ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, अब क्या किया जाए। तो कहा गया कि भैया ये ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि करना क्या चाहिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों ने तुरंत बात वो शुरू होती है कि अब तो कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि मंगल पांडे, जो कि आप लोगों के स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, मंगल पांडे जी आप लोगों के स्पष्ट रूप से बंदूक लेके अपना ताने तूने खड़े हैं। तो मंगल पांडे को क्या किया गया, इसके एवज में इन्होंने कहा कि अब क्या होगी, मंगल पांडे को अगर फांसी दे देते हैं तो यह एक सबक हो जाएगा। तो यहां पर कितने को हो रही है, 29 मार्च 1857 को यहां पर क्या होता है, विरोध होता है रॉयल एनफील्ड का, और रॉयल एनफील्ड कह रहा हूं, इनफील्ड राइफल का। इनफील्ड राइफल के विरोध होने के जस्ट यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती है। क्लियर? यहां तक मंगल पांडे की स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये दूसरी घटना थी जहां पर यह कहानी शुरू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मंगल पांडे के बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मंगल पांडे के बाद भी कहीं पर कुछ कहानी हुई। अब आते हैं मेरठ। ये यूपी की बात करें और यूपी में ही आपका दिल्ली के पास मेरठ है। मेरठ की बात करें, ठीक। अब जब मेरठ की बात करेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर हम लोग थर्ड या तीसरी नेटिव कैलिबर की बात करें। नेटिव कैवलरी की बात करेंगे। कैवलरी मतलब होता है, जैसे कि आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे, घुड़सवार सेना। घुड़सवार सेना, ठीक। कैवलरी की बात करेंगे यहां पर जब, तो कैवलरी आप लोगों की ये क्या होती है, घुड़सवार सेना होती है। तो कैवलरी रेजिमेंट ने क्या किया, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में विरोध किया। अब देखो विरोध हो रहा है 24 अप्रैल, यहां पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल को। यहां पर पहली स्टार्टिंग थी 19 फरवरी को, उसके बाद 29 मार्च आया, उसके बाद 8 अप्रैल, उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी, फिर आपकी
तीसरी या थर्ड नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में विरोध करती है। और इस विरोध की कहानी में क्या किया जाता है, जब ये लोग विरोध करते हैं तो 90 सैनिक होते हैं ये घुड़सवार सेना में। तो ये भी आपकी तीसरी भी क्या की जाएगी, भंग की जाएगी, याद रखिएगा। पहले तो ये रेजिमेंट भंग की जाएगी अंग्रेजों की तरफ से। अब जब ज्यादा विरोध होने लगा तो अंग्रेजों ने कहा कि सबको फांसी तो दे नहीं सकते भाई, अगर सबको फांसी देंगे तो भारत के लोग ही विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। तो आम जनता यदि विरोध करने लगी तो हम लोगों की तो लंका लग जानी है ना, कि अब हम लोगों का समय खराब हो जाएगा अगर पूरी तरह से आम जनता विरोध करने लगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सबको कुछ नहीं करना। 85 लोगों को इन्होंने क्या किया कि 3 साल 9 साल की सजा दे दी, सजा दी। और जो 5 लोग थे, 5 व्यक्ति बच गए, याद रखिएगा। ये कहानी अभी आगे और जाएगी। उसके बाद आती है आपकी अवध रेजिमेंट। लास्ट में आपके यूपी से ही अवध रेजिमेंट आती है। अब समझते हुए चलो तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने अवध रेजिमेंट में। तो ये भी आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ, अवध रेजिमेंट पहुंचने से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अवध रेजिमेंट अब पहुंच रहे हैं। और हम लोग कब तक का सफर तय कर चुके हैं, 24 अप्रैल लास्ट थी हमारी। ये भी जो हम लोग मेरठ से निकले हैं वो 24 अप्रैल से निकले हैं। तो इसका मतलब है अप्रैल अब यहां पर खत्म है। दिमाग लगा के अगर पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अप्रैल अब 24 के बाद खत्म हो जाएगा यहां से। तो अब जो घटना होगी वो भी कुछ टाइम लेगी। तो यहां पर 3 मई 1857 ईस्वी में अवध रेजिमेंट एनफील्ड राइफल के यूज करने से मना कर देती है कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, निश्चित रूप से अवध रेजिमेंट को भी क्या किया जाएगा, भंग किया जाएगा। क्या कर दिया गया, यहां पर अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। तो अगर हम इसको स्पष्ट रूप से देखें तो बहरामपुर से शुरुआत होती है ये फरवरी में, और यह अवध आते आते अवध में सैनिक विद्रोह जो होता है वो 3 मई को खत्म हो जाता है। क्लियर पॉइंट, क्लियर है कि कब कब यहां पर विद्रोह होता है। तो सबसे पहले 26 को होता है। ये कहां पर है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद कहां पर आएंगे हम लोग, निश्चित रूप से बैरकपुर छावनी जाएंगे। बैरकपुर छावनी, तो ये कितने में होता है बैरकपुर छावनी की बात करेंगे तो फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च में हुआ ये कहानी। और फिर उसके बाद मेरठ आते हैं, और मेरठ की घटना जो होती है वो कब होती है, फटाफट बताइए सभी लोग। मेरठ की घटना जो घटित तो होती है वो आपकी जस्ट 24 अप्रैल को घटित तो होती है। कब होती है, 24 अप्रैल। देन इसके बाद क्या होता है, 3 मई को अवध रेजिमेंट को भंग किया जाता है। अवध रेजिमेंट तो यहां से अगर सीक्वल याद करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को याद भी करते हुए चलना है, क्योंकि ये सारी डेट्स
परीक्षा में पूछी जाने वाली डेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारी 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई को मानी जाती है। कब मानी जाती है? 1857 की क्रांति की शुरुआत की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 10 मई 1857 से मानी जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह था, इसका प्रतीक चिन्ह जो था, सिंबल जो था, वो था कमल का पुष्प और रोटी। रोटी ये इसका सिंबल था। ठीक, याद रखिएगा, ये इसका सिंबल था कि जहां पर भी कमल का पुष्प और रोटी पहुंचती थी तो लोगों को यह पता चल जाता था कि भैया अब हमें क्रांति यहां से कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से कमल का पुष्प और जैसे ही वो चीजें मिलेंगी आप अपनी चीजें आगे बढ़ा देंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम मेरठ की कहानी। मेरठ की कहानी में मैंने आपको बताया था कि यहां पर यह मेरठ में घटना कब होती है? 24 अप्रैल 1857 में। कौन सी रेजिमेंट होती है? तो 3rd कैवलरी। ठीक है, याद रखिएगा, 3rd कैवलरी या नेटिव कैवलरी आप लोग कहिएगा, नेटिव कैवलरी। ठीक, घुड़सवार सेना, जिनमें से कितने लोग? 85 लोगों को या 85 सैनिकों को सजा दी गई थी। दी गई। ठीक, अब इन 85 सैनिकों की जब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि जब यहां पर समझो, यहां से इसे ऐसे समझो कि 85 सैनिक क्या हुए, इसमें 85 सैनिक को सजा दी गई। सैनिक को सजा दी गई। बचे कितने? 5 लोग। 5 सदस्यों ने क्या किया? बगावत की और अपने कैदी सैनिकों को छुड़वा लिया। इन लोगों ने क्या की? कैदी सैनिकों को छुड़वाया। छुड़वाया कब छुड़वाया? 10 मई 1857 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? जेल तोड़ के अपने सैनिकों को बाहर निकाल लिया। अब जब ये बाहर निकाल लिए तो नॉर्मल सी बात है, अब कहानी यहां से शुरू होगी। अब जैसे ही इन्होंने क्या देखा, ये अपने सैनिकों को निकालकर आगे बढ़े तो इनके पास सैनिक कितने हो गए? 90 घुड़सवार सैनिक थे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हम नेटिव कैवलरी की बात करते हैं तो कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार। तो निश्चित रूप से ये जो 90 सैनिक थे ये क्या थे? घुड़सवार सैनिक थे। इस समय आपका जनरल हेविट खड़ा था। यहां पर कौन खड़ा था? जनरल हेविट। और उसको ये समझ में आ गया था कि इतने बड़े सैलाब को मैं नहीं रोक सकता। जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं और ये कितने हजार सैनिकों को
2000 यूरोपीय सैनिकों के साथ खड़ा था। के साथ, याद रखिएगा कि 2000 यूरोपीय सैनिकों के साथ था, लेकिन इसने इन सैनिकों को रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं किया। क्यों? अगर करता तो राम नाम सत्य कर देते लड़के, उस समय फुल जोश में थे, समझे? तो उस समय इसने इनको रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। और ये क्या होते हैं, जब यहां से निकलते हैं 10 मई को, कहां से? 10 मई को ये मेरठ से निकल रहे हैं, और 11 मई 1857 ईस्वी में ये दिल्ली पहुंचते। हैं, याद रखिएगा कि 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। 12 मई को 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का शासक नियुक्त करते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक नियुक्त करते हैं। याद रखते चलिएगा, बड़ी स्टोरी अच्छी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर ये बुढ़ऊ क्या करने वाले थे, इनको क्या जरूरत थी कि बहादुर शाह जफर तो अब किसी लायक नहीं रह गए थे, 82-84 साल के हो गए थे, फिर भी इनको भारत का शासक। क्योंकि उस समय क्या था, मुगल एम्पायर की इज्जत भारत में थी। उस इज्जत को देखते हुए, क्योंकि और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो भारत को एकजुट उसके कहने से हो सके, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया, भारत का शासक नियुक्त किया गया। और शासक नियुक्त करने के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय से कहा गया कि आप भारतीय रियासतों में लेटर लिख के भेजें, जिससे लोग हम लोगों से कनेक्ट होते चले जाए, और जब ये लोग कनेक्ट होंगे तो हमारा कारवां बनता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक, अब देखो यहां पर जब बहादुर शाह जफर को भारत का शासक नियुक्त किया गया तो बढ़िया अच्छी चीज आई, इनका सूबेदार था बहादुर शाह जफर का खान बख्त खान। बख्त खान क्या था, सूबेदार था। सूबेदार था, याद रखिएगा, बख्त खान बहादुर शाह जफर का सूबेदार था, जिसको किसने अपॉइंट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किसने किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बख्त खान को अपॉइंट किसने किया था बहादुर शाह जफर के पास, तो वो किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक युद्ध भी लड़ा था, एक युद्ध भी लड़ा हुआ था, वो था अंग्रेज अफगान युद्ध। कौन सा था, अंग्रेज अफगान प्रथम युद्ध। तो याद रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए कि बख्त खान कौन था, तो बख्त खान अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया सूबेदार था, जो कि किसके, बहादुर शाह के शासनकाल में बहादुर शाह के रियासत में था, इसलिए ये बहादुर शाह का क्या हुआ, सूबेदार नियुक्त हुआ था। ठीक, बहादुर शाह ने इसको
एक उपाधि दी थी, एक खिताब दिया था, वो याद रखिएगा, साहब ए आलम बहादुर। साहब ए आलम बहादुर, ये खिताब दिया था। बहादुर शाह जफर ने दिया था, किसको? बख्त खान को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बख्त खान सूबेदार था। दूसरा पॉइंट आता है कि यहां पर जब प्रश्न आता है कि इसका कौन सेनापति किसको घोषित किया गया था, तो मिर्जा मुगल को, मिर्जा मुगल को बहादुर शाह जफर ने सेनापति नियुक्त किया था। नियुक्त किया, जो कि ये बहादुर शाह जफर का बेटा था। लेकिन वास्तविक शक्ति अगर कही जाए कि मुगल एम्पायर की वास्तविक शक्ति किसके पास थी, तो वास्तविक शक्ति बख्त खान के पास थी। सारे निर्णय बख्त खान ही स्वयं लेते थे। क्लियर है इतनी चीज? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लखनऊ, बेगम हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व की जब हम लोग बात करते हैं कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ से नेतृत्व करने वाली महिला जो थी वो कौन थी? अगर आप लोग देखेंगे तो वो आपकी बेगम हजरत महल थी। आप देखेंगे तो लखनऊ से विद्रोह जब जारी हुआ, लखनऊ में विद्रोह कब होता है? विद्रोह 30 मई 1857 ईस्वी में। कौन करती हैं? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इन्होंने कादिर, बिरगिस कादिर को इन्होंने किसको? बिरगिस कादिर को अपना क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। बनाया, और याद रखिएगा अपने हाथ में राज्य की कमान ले ली। बेगम हजरत ने अपना, ये उनके पुत्र थे, पुत्र, और ये वाजिद अली शाह इनके पति हैं। याद रखिएगा बेगम हजरत के जो पति हैं वो कौन है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये बेगम हजरत महल के पति थे, और कादिर बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के पुत्र हैं। तो ये भी नोट रखिएगा कि कई बार क्या हो जाता है, वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम बताइए, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए ये बात स्पष्ट रूप से। ठीक है, नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व जो किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? बेगम हजरत महल के द्वारा। और लखनऊ उस समय अवध प्रांत की राजधानी होती थी। नोट करिएगा, अवध प्रांत की
अवध प्रांत की राजधानी। लखनऊ उस समय अवध प्रांत की राजधानी होती थी। यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। लखनऊ के बाद कहां चलें? कानपुर चलते हैं। लखनऊ के आसपास का मामला है, दोनों निपटा लेते हैं। लखनऊ के बाद कानपुर चलते हैं। चलो कानपुर जब चलते हैं तो कानपुर आप लोग देख रहे होंगे यूपी में ही है, ठीक। तो यूपी में है, कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर 5 जून 1857 ईस्वी में, 5 जून 1857 ईस्वी में यहां पर क्या हो जाता है? विद्रोह प्रारंभ होता है। विद्रोह प्रारंभ होता है। अब जब ये विद्रोह प्रारंभ होता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहां पर कौन थे? आपके कानपुर में नाना साहब थे, नाना साहब पेशवा। पेशवा ये कानपुर में निवास कर रहे थे और नेतृत्व जो कर रहे थे वो नाना साहब पेशवा कर रहे थे। इनका दूसरा नाम है धोंधू पंत। धोंधू पंत नोट कर लीजिएगा, दूसरा नाम धोंधू पंत, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कानपुर का धोंधू पंत ऑप्शन में दे देता है और आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाते हो, तो यहां पर याद रखिएगा धोंधू पंत इनका दूसरा नाम थे, ठीक है। ये किसके पुत्र थे? ये भी याद कर लीजिएगा, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। किसके थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे, ठीक। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब होती है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह भी नोट कर लीजिएगा। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1851 ईस्वी में होती है। अब भाई सबसे बड़ा प्रश्न आया कि नाना साहब कहीं कूद गए थे, यह भी एक प्रश्न है। तो 51 में इनकी मृत्यु होती है, इनके पिताजी की, और 51 में ही ये बाजीराव द्वितीय की पेंशन बंद हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है? पेंशन बंद कर दी जाती है। अब जब पेंशन बंद हो गई तो साहब का खर्चा नहीं चलेगा। नाना साहब को ये पेंशन बंद की गई और नाना साहब पेशवा को पेंशन नहीं दी गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण क्या था कि वहां पर अगर आप वास्तविक संतान नहीं है तो सरकार उसको कुछ भी नहीं देगी, सब कुछ सरकार अपने अंडर में रख लेगी। तो निश्चित रूप से इनकी पेंशन बंद हो गई। इनकी पेंशन बंद हो गई तो 1857 की क्रांति में धोंधू पंत भी कूद पड़े, ठीक। अब देखो यहां पर जब ये बात आई कि धोंधू पंत ने ये काम शुरू किया, लेकिन नेतृत्व जो इन्होंने किया ये नेतृत्व करता थे, लेकिन इनके सेनापति कौन थे? सेनापति की अगर हम लोग बात करें तो कौन थे? तात्या टोपे। याद रखिएगा कि इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जिनका दूसरा भी नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका दूसरा नाम था तात्या टोपे का। तो याद रखिएगा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था।
अब तात्या टोपे इनकी सेना के सेनापति थे, किसके? नाना साहब के। इनको पकड़ाने वाला कौन था? तात्या टोपे को अंग्रेजी सेना नहीं पकड़ पा रही थी, वो भाग ले रहे थे, जहां भी पकड़ने आती थी वहीं पर वो निकल लेते थे। निकल ले रहे हैं बड़े आराम से, कुछ उनको पकड़ने का काम जितना अंग्रेजी सेना कर रही थी उतना ही वो परेशान हो रही थी। तो इन्हीं के राजा तात्या टोपे के ही मित्र थे, मित्र राजा मान सिंह। कौन? मित्र मान सिंह थे इनके, मान सिंह। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि अच्छा तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे, पैसे वैसे दीजिए, हम बढ़िया बता देंगे यहां से, ठीक। तो इनको पारो के जंगल से, पारो के जंगल से पकड़ा गया। किसके सहयोग से पकड़ा गया? तो मान सिंह के सहयोग से अंग्रेजों ने इन्हें पारो के जंगल से पकड़ा, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ में मामला आने लगा है तो वहां से भी पूछा जा सकता है। पकड़ने के बाद इनको क्या किया गया? इनको वहां से लाया गया 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई, फांसी दी गई। याद रखिएगा कि इनको 18 अप्रैल 1859 में फांसी दी गई थी। और शिवपुरी कहां पर है? आपके कानपुर में है, ठीक है। कई बार बिठूर वर्ड यूज किया जाता है कि बिठूर से किसने नेतृत्व किया था, कानपुर वर्ड नहीं किया जाता, बिठूर यूज किया जाता है। तो बिठूर में ही आपके नाना साहब रह रहे थे, तो कानपुर मिले, बिठूर मिले, दोनों ही वर्ड सबसे सही है। दूसरा पॉइंट आता है, नाना साहब के सलाहकार थे, कौन थे? अजीमुल्ला खां। नाना साहब के अजीमुल्ला खां जो थे, मुल्ला खां, ये कौन थे? ये नाना साहब के सलाहकार थे, क्या है नाना साहब, आप ज्यादा उछलिए कूदिएगा मत, बाकी तात्या टोपे जी संभाल लेंगे सारी चीजें, आप परेशान ना हो, है ना। ये देखिए हजरत बेगम महल है ये आप लोगों का, तो बड़ा सुंदर सा है। तात्या टोपे साहब है हमारे। नेक्स्ट पॉइंट आता है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी। आज झांसी की रानी तक ही चलेंगे, इसके बाद की आगे की क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसके आगे की क्लास को हम लोग कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए झांसी की रानी देख लीजिए। जब हम लोग झांसी की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना महत्वपूर्ण अन्य चीजें भी आ रही हैं आप लोगों के लिए तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है झांसी, क्योंकि झांसी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा भाग है। झांसी की बात करते हैं, देखो नाना साहब की तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नाना साहब देश के लिए नहीं लड़े थे, ठीक। अब झांसी की रानी की बारी है। नेतृत्वकर्ता कौन थी? लक्ष्मीबाई। यहां पर जो विद्रोह हुआ वो जून 1857 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थी? किसने नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पर नेतृत्व किया था। इनका जो मूल नाम था, जो वास्तविक नाम है, वो नाम था मणिकर्णिका।
मणिकर्णिका। मणिकर्णिका याद रखना है ये नाम आप लोगों को। विवाह कितने वर्ष में हो गया था? तो विवाह याद रख लीजिएगा कि विवाह इनका 14 वर्ष की आयु में हो गया था। आयु में किससे हुआ था? तो गंगाधर राव से। किससे हुआ था? गंगाधर राव से। नोट करते हुए चलिएगा, गंगाधर राव से। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह के बाद यदि हम लोग इनकी बात करें, इन्होंने क्यों इस विद्रोह, यहां पर झांसी में विद्रोह किया? मैंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैट, ठीक, या व्यापगत नीति। व्यापगत नीति, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो जो आपके गंगाधर राव थे वो काफी एज के थे, लगभग 56 से 57 साल के बीच के थे। अब बालिका है ये 14 वर्ष की और ये 56 वर्ष के, तो ये क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई और पुत्र नहीं हुआ इनका। जब पुत्र नहीं हुआ तो नॉर्मल सी बात है, राज सिंहासन के लिए किसी न किसी को गोद लिया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया जिसको कहा आपके डलहौजी ने कि भाई ये नहीं माना जाएगा, ये वाली चाल नहीं चलेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब झांसी का जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन जाएगा। इससे रानी क्या थी? इस नीति से रानी में असंतोष की स्थिति थी। असंतोष की स्थिति थी और इस असंतोष के कारण ही यहां पर क्या किया? इन्होंने विद्रोह कर दिया था जून में। याद रखिएगा, इन्होंने जून में विद्रोह कर दिया था और ग्वालियर के पास रानी की मृत्यु हुई। 17 जून 1857 ईस्वी में रानी की मृत्यु होती है ग्वालियर के पास, या ग्वालियर में। किससे इनकी बैटल हुई थी? तो ह्यूरोज से इनकी लड़ाई होती है रानी लक्ष्मीबाई की, और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त करती हैं और ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। याद रखना है आप लोगों को, रानी लक्ष्मीबाई की कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही है, याद रखिएगा। और ह्यूरोज ने कहा था कि इस भारत में अगर देखा जाए भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई अकेली मर्द औरत है। यहां पर जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं तब ह्यूरोज ये स्टेटमेंट जारी करता है कि ये महिला नहीं है, ये भारत के विद्रोहियों में से एक मर्द है। ठीक, तो इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी चीजें रही हैं, महत्वपूर्ण है। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी भारत के और भी राज्य हैं और भी जिले हैं उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को ही बोरियत महसूस होगी। तो चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सूचनाएं सही से मिल पाए। आप लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, मुझे भी समझ में आता है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू हो चुकी हैं, आप लोग लगे रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए थैंक यू, मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।